जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम बेहतरीन से चल रही होगी। आज हम लोग यूपी टेट में उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से पॉलिटी और 2-3 चीज़ों को और शामिल करके हमने कुछ इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले पता भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम एक ही नंबर डाले हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको समाहित मिलेंगी, उसमें नए-नए क्वेश्चन जितना भी है, तो हम नंबर 1 डाल रहे हैं पॉलिटी के लिए। तो पहला है इसमें मौलिक अधिकार, क्या है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाई किस भाग में है संविधान के? तो भाग 3 में है क्या? मौलिक अधिकार, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। किसे? मौलिक अधिकारों को। इसके बाद में ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार यूएसए, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो मूल क्वेश्चन कभी ये आ जाता है कि मूल अधिकारों की प्रारंभ में कितनी संख्या थी? तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हमारे क्या हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक कानून बना दिया गया है। अगला है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था? ये बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था को भैया सुदृढ़ करने के लिए, पंचायतें हमारी मजबूत हों, उनसे संवैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन-सा हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन से भाग में हैं पंचायतें? तो भाग 9 में हैं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से तक लेकर के हैं? तो 243 से लेकर के 243 ओ तक। इसका उल्लेख किया गया है पंचायतों के बारे में। इसके बाद में आता है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। ये सीए का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसका भाग नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया है? भाग 9 ए में रखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में? 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। और भाग 9 में जो पंचायतें थी, उन्हें 243 से लेकर 243 ओ तक। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं, क्वेश्चन अगला आया था उसी में कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है, ये समवर्ती सूची में। सूचियाँ हैं कितनी? 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो सूचियाँ हैं, ये किस अनुसूची के तहत आती हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में अनुसूचियों को रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, उन्हें जान लेते हैं। जैसे संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, बीमा, शेयर, रेलवे, वायु निर्माण, डाक और तार तथा जनगणना। ये किसके विषय हैं? ये हैं विषय संघ सूची के। राज्य सूची के प्रमुख विषय जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय सरकारें, सिंचाई, भूमि सुधार, बाजार एवं मेले। इसके बाद में समवर्ती सूची, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। शिक्षा हो गया, विवाह एवं तलाक, वन, वन्य जीव संरक्षण, श्रम कल्याण, ये क्या है? समवर्ती सूची के तहत आने वाले प्रमुख विषय हैं। तो हमने पहले देख लिया मौलिक अधिकार, फिर देख लिया पंचायतें और फिर समवर्ती सूची, जो 3 प्रकार की 7वीं अनुसूची में शामिल 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। और पॉलिटी से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था हमारा कि कौन-सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? कौन-सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? तो ये कौन-सा निर्देशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद पूछा गया था।
तो अनुच्छेद 51 जो है वो किससे संबंधित है? विदेशी नीति से संबंधित है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस भाग में हैं? भाग 4 में हैं। कहाँ से लिए गए हैं ये? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनका किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो अनुच्छेद बताए गए हैं, वो किसमें आते हैं? वो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद जो 50 है वो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो अनुच्छेद 51 क्या था? ये विधि से नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन आया था कि आज सबसे पहले हमने क्या किया है? पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को एक साथ समराइज करके ही उसमें चीजों को ऐड किया है। तो अगला हमारा इसमें क्या था कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के, या सीधे कह दें दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, या ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा आया था, क्या आया था? कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? क्या था? कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, जिसे रूस कहते थे। आज के समय का रूस और पहले के समय का सोवियत संघ, वहाँ से। किस भाग में इन्हें रखा गया है? तो भाग 4 ए में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 ए के तहत रखा गया है। किसकी सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल रूप से जो जोड़े गए थे तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन फिर 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि जैसे अनुच्छेद 21 ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। उसी प्रकार से 11 का जो मौलिक कर्तव्य है, ये अभिभावकों को एक कर्तव्य देता है कि अपने बच्चों को पढ़ाएँ। ठीक है? इसके लिए कि कौन-सा संविधान संशोधन किया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आया है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर, राजस्थान में। किसके समय? उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद क्वेश्चन था हमारा कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, या इस पर कानून कौन बनाता है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, उस पर कानून बनाने की जो शक्ति रखता है, वो केंद्र रखता है, जिसे हम संघ कहते हैं। अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आपके जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय थी 34। तो 1 और 33, इसका मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या हो गई है वो 38 हो गई है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके तहत है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात है। हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो हाई कोर्टों की संख्या भारत में कितनी है? 28 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1 है। वो कहाँ है? दिल्ली में है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि यूपी में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है कब से?
या किसमें? तो ये 9वीं सूची के तहत अंतर्निहित है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव जी थे संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन आ जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति को हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं, और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। कहां से? लोकसभा से। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस सबसे बड़ी संसदीय समिति का क्या उद्देश्य है? ये सरकारी बजट में क्या करती है? अनुमानित व्यय की जांच करती है। ये सरकारी बजट में अनुमानित व्यय की जांच करती है कि पैसा सही से व्यय किया गया है कि नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी समिति कौन बनी? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बाद में कुछ और समितियां हैं, जैसे एक है लोक लेखा समिति और दूसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन दोनों में 22-22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? दोनों में बराबर संख्या में, मतलब 22 सदस्य होते हैं। और जो 15 सदस्य आते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं राज्यसभा से। लोकसभा मतलब निम्न सदन से और राज्यसभा मतलब उच्च सदन से। लोक लेखा समिति की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई, जबकि सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में हुई। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करता है। इसके बाद इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका क्या काम है? ये कार्यपालिका के सरकारी खर्चों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। क्या करती हैं? कार्यपालिका के सरकारी खर्चों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम है। इससे क्या होता है कि जनता का पैसा सरकारें गलत तरीके से तो नहीं खराब बहा रही हैं, तो उस पर थोड़ा अंकुश लगता है। तो हमने देख लिया सबसे बड़ी संसदीय समिति से प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब एक बात आपसे लोगों से कहना चाहेंगे, भैया जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो आपके लिए डालेंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आया था, क्या आया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 92वां, 92, ठीक है। 21वें में सिंधी, 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जबकि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो 92वें में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब है अगला हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इतने ज़्यादा इसमें संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म समान है। भारत अखंड है और अपने निर्णय खुद ले सकने की क्षमता रखता है। समाजवादी, भारत में मिला जुला असर रहता है। इसके बाद में हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। आपको फंसाने के लिए इसमें धार्मिक दे देगा, तो ध्यान रखना धार्मिक न्याय नहीं है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है।
समता कितने प्रकार की है? समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर ये 2 प्रकार की क्या है? समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व की भावना 1 प्रकार की। तो ये थे हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द और इसका कितनी बार वर्णन हुआ है, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आ जाओ, क्वेश्चन है कि झंडा गान जिसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के था, के रचयिता कौन है? तो झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं श्याम लाल गुप्ता पार्षद। फिर राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन। इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रगीत जिसे हम वंदे मातरम कहते हैं, इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे आ जाओ भाई, प्रमुख और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो कितने उम्र के होने चाहिए आप? 21 वर्ष के हो। लोकसभा और राज्यसभा का सॉरी, विधानसभा और लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो 25 वर्ष की उम्र रखो। विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम? 30 वर्ष। यदि आप राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की नामावली में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या होगा? आपकी न्यूनतम आयु, वयस्क मताधिकार कितना? न्यूनतम 18 वर्ष के हो जाओ और अपना वोट बनवाओ। 21 वर्ष में प्रधानी लड़ो, 25 वर्ष में विधायक सांसद बनो और राज्यसभा का अगर जानना है तो 30 वर्ष। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल मिनिमम एज पूरी करो, तब आप इस पद पर सुशोभित हो सकते हो। तो ये थे हमारे कहाँ कितनी उम्र होनी चाहिए इसके लिए क्वेश्चन आए हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ, क्वेश्चन है कि हमारा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1973 में दिया था। कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था केस था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी? सबसे ज्यादा 13 जजेस की बेंच बैठी थी। और संसद, इसमें ये कहा गया, अंतिम निर्णय ये आया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। क्या कहा गया? संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। मूल ढांचे की अलग अलग टाइम पर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने ही की है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए, क्वेश्चन है कि हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम। कब आया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में। और ये कैसा है? यह एक विधिक अधिकार है। कैसा है? यह एक विधिक अधिकार है। अगला आ जाओ, क्वेश्चन है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कब किया गया? तो ये था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल अधिकारों में क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। वहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जो पहले कहां पर था? अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में था। वहां से हटा करके वहां 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है, प्री प्राइमरी वाला। और यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक का, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का। तो ये कहाँ पर है? मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 ए के तहत जोड़ा गया। अब आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को, जो कहाँ से? जो लिटरेचर से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो और सोशल साइंस से हो। उन क्षेत्रों में अगर ख्याति प्राप्त है, इसे हम लास्ट से 60 पट में याद रख सकते हैं। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, इन 4 क्षेत्रों से लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कौन? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, को पूछा गया अनुच्छेद 17। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। संसद 79 राज्यसभा अनुच्छेद 80। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। और निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी अनुच्छेद 324। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, इनको याद कर लेना। और अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता।
घूमने की, बोलने की, आवागमन करने की, कहीं बसने की, संघ बनाने की। अब आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें ऐड कर ली है जो एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं उसकी भी नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, क्या कहा? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। आगे राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख, इनके तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो यहाँ हमने देख लिया कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन ये आया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं वो दिलाते हैं। किसमें शपथ का प्रावधान है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ हो, और ये कौन शपथ दिलाएगा? कि भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। फिर आता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल का अनुच्छेद 54 में जिक्र है। और कौन कौन शामिल होता है इसमें? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत कोई सदस्य भाग नहीं लेता है। तो पहला हो गया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किसके? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जिन्हें यूटीज कहते हैं, उन यहाँ पर क्या है? विधानसभाएं भी हैं। दिल्ली में भी विधानसभा है, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर, इन तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वोट करते हैं। ए इधर आ जाओ, कर लो। इस बात को भैया को कान खोल के ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, आगे क्वेश्चन है। अब ये तो थे हमारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने एक में शामिल कर लिया था। कहाँ से थे? ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पॉलिटी से रिलेटेड। अब हमारे एसएसटी में जो पूछे गए हैं इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, वहां से हम देखते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, इतिहास से रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एसएसटी में, उनको देखते हैं। बहुत ही रोचक और मजेदार क्वेश्चन है, और सारे आप में आए हुए हैं। अच्छे से करके जाएंगे तो आपको भी और मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सुदर्शन झील। क्या है? सुदर्शन झील। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त के समय इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किसने कराया था? ये पुष्यगुप्त के द्वारा। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त के द्वारा, उनका एक राज्यपाल था, उसने इसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। फिर बाद में रुद्रदामन ने इस सुदर्शन झील का क्या कराया? पुनर्निर्माण और मरम्मत। यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके बाद में है सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया। एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया। ये कौन थे? राष्ट्रकूट राजा थे। इसके बाद में बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, और ये कौन थे? ये चोल राजा थे। इसके बाद में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव। और ये किस वंश के राजा थे? गंग वंश के राजा थे। तो कभी कभी वंश भी पूछ लेता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, उसे राजराज प्रथम ने, जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव जो गंग वंश के राजा थे उन्होंने बनवाया। अगले हैं क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आए हुए हमारे हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। इसके बाद में है लाल किला। लाल किला जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है, क्योंकि उसने निर्माण कार्य बहुत सारे कराए थे। लाल किला में ही स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। इसके बाद में है आगरा का किला।
आगरा का किला अकबर किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। इसी में कुछ और महलों को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद में फतेहपुर सीकरी को बसाया और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसे हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। इसके बाद में है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ? दिल्ली की। इसको किसने बनवाया है? शाहजहां ने। फिर सॉरी, अकबर का मकबरा कौन है? अकबर का मकबरा ये कहाँ पे पड़ता है? सिकंदरा आगरा में। इसने अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसका पूरा जो काम कराया था, उसको बनाने का पूरा काम हुआ जो वो जहांगीर के समय। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में। इसके बाद में आ जाओ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नींव डाली थी बनाने के, बनाई जाए और इस पर काम चालू हुआ। लेकिन पूरा काम इसे कराया किसने? इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। किसे? कुतुब मीनार को। इसके बाद में है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इन दोनों का निर्माण भी किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये थे हमारे इतिहास से संबंधित प्रमुख स्थापत्य चीजें। तो किसने क्या बनवाया था, यहाँ से क्वेश्चन खूब आए हैं, आप अच्छे से देख के जाइएगा। अब आ जाओ, इतिहास से रिलेटेड कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। सॉरी, पहले अर्थशास्त्र है, तो आगे आया भी है मुद्रा राक्षस। तो पहले है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य जो विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। इंडिका। इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास है, इसे कल्हड़ ने लिखा था। अकबरनामा और आईने अकबरी, क्या अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, किसने? हुमायूं नामा किसकी है? गुलबदन बेगम की। इसके बाद में बाबर नामा, या इसे हम तुजू के बाबरी कहते हैं, ये किसने लिखी थी? इसके लेखक बाबर। तो अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित और कादम्बरी, राजतरंगिणी, अकबरनामा और आईने अकबरी, हुमायूंनामा, बाबरनामा या तुजु के बाबरी, इनके जो प्रमुख पुस्तकें हैं और इनके लेखक कौन है वो हमने देख लिया। इस बात को आपको अच्छे से याद करके, पढ़ के, देख करके जाना है, जिससे वहां पर कोई क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर लें। तो पुस्तक और प्रमुख इतिहास के जो प्रमुख पुस्तकें और लेखक थे वहां से हमने लिया। अब चलते हैं आगे। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने उनको शामिल किया है। कौन-कौन से हैं? भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड। गंगा सबसे लंबी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, लगभग में 1450 किलोमीटर। और कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। अगला आ जाओ, भारत का सबसे ऊंचा बांध, इसे टिहरी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? टिहरी बांध। अब आ जाओ, क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी फेमस है, तो दक्षिण की जो गंगा है वो कौन है? तो दक्षिण की गंगा है गोदावरी नदी। इसे वृद्ध गंगा कहते हैं और इसका उद्गम है नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, तो दक्षिण की प्रसिद्ध गंगा गोदावरी नदी है, इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसका उद्गम जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ती है वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? गंगा नदी का। अगले क्वेश्चन आए थे कि मृतक घाटी जो यूएसए में है, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी। इसके बाद में रिफ्ट घाटी में बहने वाली और नदी, सॉरी, मृतक घाटी है जो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन?
नर्मदा और तापी, इस बात को भी आप ध्यान रखना। इसके बाद है शीत महासागरीय धाराएँ। तो शीत महासागरीय धारा जैसे लेब्राडोर की ठंडी धारा, कैनारी की ठंडी धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट, वेनेजुएला करंट, फॉकलैंड करंट, ये सब कैसी धाराएँ हैं? ये सब कैसी हैं? ये सब ठंडी धाराएँ हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन-सी निम्न में से ठंडी धारा नहीं है? इनमें से अगर याद है आपको, तो आप वहाँ से अच्छे से कर लेंगे। और ये ध्यान रखना, मैप पर जब आप पृथ्वी का ग्लोब लेते हैं, तो जो ठंडी धाराएँ हैं, वो हमेशा पश्चिम में होती हैं, ठीक है? और गर्म धाराएँ किधर रहती हैं? गर्म धाराएँ पूर्व की ओर रहती हैं। तो गर्म धाराओं का जो किनारा है, वो पूर्व की ओर, जबकि ठंडी धाराओं का किनारा पश्चिम की ओर। जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, वहाँ पर मछलियाँ जो है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सौरमंडल को शामिल किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। इसके बाद में सूर्य जो है, उसके बाद और उससे दूरी के आधार पर कौन-कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य क्या है? ग्रह है क्या? नहीं, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य के बाद में जो ग्रह होते हैं, उन्हें देखते हैं दूरी के आधार पर। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं 4, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। क्योंकि जो आंतरिक ग्रह हुए हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो चट्टानों से हुआ है, जबकि बाह्य ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो गैसों के द्वारा हुआ है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसीय ग्रह हैं। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में किसके हैं? तो शनि के हैं, इस बात को ध्यान रखना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद में शुक्र और पृथ्वी सॉरी शुक्र को और किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य जो ग्रह हैं, छोटे-छोटे पिंड, उनको ही हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। सबसे पास सूर्य के कौन है? तो सबसे पास सूर्य के बुध है। और सबसे दूर कौन है? तो सबसे दूर है वरुण। इतनी चीजें हमने देख ली। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड है, ये लौह के अयस्क पाए जाते हैं, इसके कारण इसका रंग कैसा है? लाल। अगला है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इस सेंटेंस को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको किया था निकोलस कॉपरनिकस ने। इस सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, ये किसने कहा है? निकोलस कॉपरनिकस ने। इसके बाद में आ जाते हैं, परिक्रमण क्या होता है भाई? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार रास्ते में जो चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण। फिर क्या होता है? घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे पृथ्वी पर मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात आता है। अगर ये झुकी ना होती तो इसमें एक समान मौसम पाया जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को शामिल किया है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू को ही लिया है। क्वेश्चन है कि कलिंग कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। किसके मध्य? अशोक और कलिंग के राजा के मध्य में हुआ था। कौन विजयी हुआ था? अशोक विजयी हुए थे। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस युद्ध में इतनी ज्यादा मारकाट हुई कि उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1192 में। किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते। फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध कब? 1192 में। किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। अब की कौन जीत गया? अब की भैया मोहम्मद गौरी जीत गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध
पृथ्वीराज ने जीता, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता। बस यहीं से इतिहास में बहुत बड़ा धीरे-धीरे परिवर्तन आता गया। तराइन के कौन से युद्ध से? द्वितीय युद्ध से। इसके बाद में है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। किसके-किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसी को हरा करके बाबर ने क्या? मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके लोदी वंश को समाप्त करके मुगल सल्तनत की स्थापना की। अब आ जाइए, अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। किसके-किसके मध्य? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में। कौन विजयी हुआ? अकबर। इसके बाद में है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। किसके-किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से क्या हुआ? बंगाल पर नियंत्रण हो गया। इसके बाद में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था जो 1764 में हुआ। ये किसके-किसके मध्य में हुआ? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं इस युद्ध में लड़ी। कौन जीता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और भारत में उनका राजनीतिक विस्तार हो गया। इस तरीके से हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध आए थे एसएसटी में उनको भी हमने देख लिया और भूगोल से चीजें हमने देखी, पॉलिटी से देखी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा और उम्मीद करते हैं इस अच्छे से वीडियो का आपने अध्ययन किया होगा और आपके क्वेश्चन जब आप उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन भी अच्छे से बनने लगेंगे। इस वीडियो को जरूर देखे जाएं। धन्यवाद।